नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, लेकिन आज से डेली जो है करंट अफेयर की क्लास उसी रूटीन से जैसे पहले से चलती आ रही थी, आज से रेगुलर क्लास रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और इन दिनों में जो कि जिस दिन क्लास नहीं चली होगी आपने खुद से सेल्फ स्टडी किया होगा और साथ ही साथ जो आपको आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन किया होगा। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम दोस्तों 24 और 25 सितंबर के करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश करिए वहां से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप प्रीवियस इसके पेपर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि काफी ज्यादा वेटेज है आपके एग्जाम में करंट अफेयर का। तो आइए इसी के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है कि हाल ही में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में रक्षा सहयोग एक दूसरे के लिए मतलब दोनों देश जो है एक दूसरे रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक समिति की बैठक की है जो कि 12वीं बैठक थी दोस्तों। ये कहाँ पे आयोजित की गई है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए जिन्हें आंसर पता है और वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई है। तो भारत और मलेशिया के जो रक्षा सहयोग समिति उनकी जो 12वीं बैठक है दोस्तों वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में देखा जाए दोस्तों तो समीक्षा की गई किन बातों की। तो यहाँ पे 2 उप समितियों की जो बैठक हुई थी दोस्तों पिछले कुछ महीनों पहले, तो इन दोनों देशों की जो उप समितियां थी, ठीक है, रक्षा क्षेत्र की जो उप समिति थी उनकी कुछ बैठक हुई थी। उन बैठक के परिणामों की समीक्षा की गई। ठीक है, इस बैठक के दौरान कौन सी ये बैठकें हुई थी, देखिए एक सैन्य सहयोग पर उप समिति की बैठक हुई थी 27 जुलाई 2023 को। साथ ही साथ रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर एक संयुक्त उप समिति की बैठक हुई थी 18 सितंबर को। तो इन्हीं दोनों बैठकों की इस बैठक में क्या किया गया, समीक्षा की गई। यहाँ पे बात करें जो भारत के रक्षा सचिव हैं दोनों दोस्तों, उन्होंने सरकार से सरकार, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर जुड़ाव, ट्राई सेवा सहयोग, ठीक है, प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, द्विपक्षीय सेवा जुड़ाव, रक्षा औद्योगिकी सहयोग, अनुसंधान एवं विकास और क्षेत्रीय या फिर उप क्षेत्रीय संलग्नता जैसे व्यापक क्षेत्रों में भारत तथा मलेशिया के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए मलेशियाई पक्ष के साथ 8 सूत्री प्रस्ताव जो है वो साझा किए हैं। तो यहाँ पे जो भारत के रक्षा सचिव है दोस्तों, उन्होंने इन क्षेत्रों में जो है अपने भी जो दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए 8 सूत्री प्रस्ताव का क्या किया है, साझा किया है। किसके साथ, मलेशिया के साथ। दोनों देशों की बात की दोस्तों तो उन्होंने दोनों देशों ने यानी कि भारत और मलेशिया ने आपसी विश्वास, सामान्य हितों, लोकतंत्र और विधि के शासन के साझा मूल्यों पर बल देते हुए उन्नत रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। मलेशिया दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है मलेशिया, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मलेशिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मलेशिया जो है दोस्तों ये किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है ये देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ में थाईलैंड और उसके साउथ में दोस्तों सिंगापुर है, जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंगापुर है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर देखिए यहाँ पे जो इंडोनेशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है दोस्तों वहां पे भी मलेशिया के हिस्से फैले हुए हैं। तो यहाँ पे बात कर ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया से साथ ही साथ ब्रुनेई से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और इसके ईस्ट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा, साउथ चाइना सी लगा हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ पे जो है मलक्का जल संधि है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडोनेशिया और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सिंगापुर से बीच में है। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है, तो बे ऑफ बंगाल को दोस्तों ध्यान रखिएगा इस साउथ चाइना सी जो है उसको कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैप ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साथ ही साथ मलेशिया की जो कैपिटल है दोस्तों वो कुआलालंपुर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की
हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे जो है 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है, जो कि कौशल शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया दोस्तों दिल्ली में ही किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी है। तो यहाँ पे 14वां जो है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है, इसका हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ये 2 दिनों का सम्मेलन था दोस्तों, और इस सम्मेलन की अगर थीम की बात की जाए तो क्या है थीम? बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम थी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सम्मेलन था दोस्तों 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में जो उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र है उन्हें तैयार करने में ध्यान केंद्रित करना, ये इसकी जो है विषय था। शिखर सम्मेलन में जो भारत के युवा हैं उन युवाओं को उद्योग के लिए कुशल बनाना और भारत में कौशल और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने के तरीकों पर भविष्य की चर्चा और विचार विमर्श करना था। ठीक है, बेसिकली ये जो देश के युवा हैं उन देश के युवा के अंदर जो है उद्योग के लिए उनके अंदर स्किल्स का डेवलप करना, जिससे कि वो क्या करें, रोजगार के अवसर जो है उनको मिल सके। साथ ही साथ अगर जो हमने बात किया दोस्तों इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या थी? निर्माण कौशल। ठीक है, युवाओं को सशक्त बनाना और भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, तो एक तरीके से ये युवा ही है जो देश के भविष्य है, और इन्हीं को जब हम सशक्त बनाएंगे तभी देश का भविष्य बनेगा। इसी पे आधारित ये थीम थी। और इस विषय की बात करें तो ये एक ऐसा विषय है दोस्तों जो युवा भारत के लिए शिक्षा से लेकर रोजगार के सभी पहलुओं में उद्योग की भूमिका को उजागर करेगा। तो जैसा कि आपको पता है उद्योग की भूमिका हमारे क्षेत्र, हर क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो दोस्तों रोजगार हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका उद्योग निभाता है। यहाँ पे इसी से संबंधित ये थीम रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की, यहाँ पे स्वावलंबन 2023 सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कुछ बोर्ड दिए हुए, साथ ही साथ आयोग के नाम दिए गए हैं। तो स्वावलंबन 2023 जो सेमिनार है दोस्तों ये आयोजित किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। तो यहाँ पे जो है किया जाएगा, माफ करिएगा, तो जो भारतीय नौसेना है दोस्तों वो 4 से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, जो नौसेना नवाचार और स्वदेशी से जो है सेमिनार का दूसरा संस्करण है जिसका नाम है स्वावलंबन, ठीक है, इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा भारतीय नौसेना। इस सेमिनार की दोस्तों बात किया जाए तो जैसा कि जुलाई 2022 की बात है, ठीक है, तो इसका उद्घाटन संस्करण था। और इसके बाद देखा जाए तो इसी उद्घाटन संस्करण के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्प्रिंट जो है वो लॉन्च किया था। हम बात करेंगे आगे स्प्रिंट क्या है, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो सेमिनार है स्वावलंबन सेमिनार 2023 जो कि नौसेना द्वारा जिसकी मेजबानी किया जा रहा है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है क्या? तो भारतीय नौसेना में उपयोग के लिए स्टार्टअप, ठीक है, एमएसएमई द्वारा विकसित स्वदेशी नवाचारों और प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना और उनको बढ़ावा देना, बेसिकली ये इसका उद्देश्य है। और स्प्रिंट की अगर हम बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग रोल वॉलंटिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये जो इसका फुल फॉर्म है स्प्रिंट का। और यह इसके बारे में बात किया जाए तो ये है क्या, ये देखिए रक्षा नवाचार संगठन, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन और प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल से जुड़ा एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, ये इसका बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जो कि जुलाई में जो स्वावलंबन का पहला संस्करण जब स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान स्प्रिंट को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यही इसका, ठीक है, फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी किस स्थान पर खोली गई है? तो ये ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित है भारत की पहली ओपीडी और ये दोस्तों खोली गई है दिल्ली में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित जो भारत की पहली ओपीडी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये दिल्ली में जो दोस्तों राम मनोहर लोहिया अस्पताल है दोस्तों, वहीं पे जो है ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली ओपीडी का, ठीक है, ओपनिंग किया गया है। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में दोस्तों, तो ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारी चुनौतियां उनके सामने आती है और उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं का समाधान निकालते हुए ये डिसीजन लिया गया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल के द्वारा। वे देखें, अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो सार्वजनिक स्थलों पर अन्य लोगों के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में काफी असहज महसूस करते हैं। ठीक है,
और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ट्रांसजेंडर के लिए जो है भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत किया गया है। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते, चलिए इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि किस राज्य ने भी हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके द्वारा ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना सिर्फ करंट है बल्कि यूपी स्पेशल भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट के उत्तर प्रदेश जो है पहला उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय शो का उद्घाटन हो रहा है, व्यापार शो का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो है उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देखा जाए दोस्तों तो जो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में जो पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उन्होंने उद्घाटन किया। इस शो का दोस्तों जो आयोजन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ देखा जाए इंडिया एक्सपो यहाँ पे एक्सपोजिशन स्मार्ट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से जो है संयुक्त रूप से इस शो का आयोजन कर रही है। इस शो की शुरुआत दोस्तों 21 तारीख को हुई थी और ये 25 यानी कि आज इस शो का आखिरी दिन है, ठीक है। तो 21 से लेकर के 25 तक जो है शो का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में देखिए कौन कौन लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे प्रदेश की जो राज्यपाल यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी जो है वो यहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे जो इस शो में देखिए शो है तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कुछ विशेषताएं हैं उनको वहां पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ के राज्य के उत्पादों, विशिष्टताओं, व्यंजनों और संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और बाजार के अवसर प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में यह शो काम करेगा। इस शो में देखिए काफी ज्यादा जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो यहाँ पे जो है 60 से अधिक देशों के लगभग 400 जो है प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था और 2000 से अधिक जो प्रतिभागी हैं दोस्तों वो ऑटोमोबाइल, हस्तकला, स्वास्थ्य देखरेख, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, दुग्ध, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उत्पाद जो है प्रतिशत करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है ग्रेटर नोएडा में जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा किस राज्य में झींगा फसल बीमा योजना शुरू की गई? तो झींगा फसल बीमा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी है, गुजरात है। देखिए वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक्स बढ़ाइए और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर करिए और साथ ही साथ सेशन के दौरान भी जो मैं क्वेश्चंस करती हूँ कोशिश क्या करिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग उसका आंसर करें। यही मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएशन का होगा। देखिए मोहम्मद जी करते हैं काफी ज्यादा, उनको मैं काफी देखती हूँ, काफी अच्छा आंसर करते हैं मोहम्मद जी। तो उनको मैं कहूंगी कि वो रेगुलर ऐसे स्टूडेंट है कि रेगुलर आंसर करते हैं, काफी देख करके मैं उनको देख करके मोटिवेट होती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से आंसर क्या करिए। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो नवसारी में जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला है उनके द्वारा झींगा फसल बीमा जो है योजना शुरू की गई है। गुजरात के नवसारी में ICAR, ठीक है, CIBA झींगा किसान सम्मेलन के दूसरे संस्करण में झींगा फसल बीमा योजना का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें जो है ये झींगा फसल बीमा योजना को विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि बीमा कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये बीमा कवर देखा जाए प्रारंभिक चरण से लेकर के झींगा तैयार होने तक लगभग 130 दिनों तक के लिए किया जाएगा ये बीमा कवर। यह बीमा पॉलिसी ब्लैक टाइगर झींगा के लिए, व्हाइट लेग झींगा के लिए, स्कैम्पी सहित झींगा किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला को लेकर के कवर करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री है जो पुरुषोत्तम रुपाला उन्होंने गुजरात में जो है झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है? कि यानी कि जो देखिए अब नया संसद भवन में दोस्तों जो अभी सत्र है, जो सत्र बुलाया गया था सरकार के द्वारा उसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल के भी बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आई है। यहाँ पे जो पुराना जो संसद भवन था उसको किस नाम से जाना जाएगा ये प्रस्ताव मोदी जी के द्वारा रखा गया दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है संविधान सदन के नाम से उसे जाना जाएगा, ठीक है।
तो जो है हाल ही में नए संसद भवन की कार्यवाही जो है जो चल रही थी पुराने संसद भवन में, अब उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। और पहले सभी जो है, और इस दौरान जो सभी सांसद थे दोस्तों, उन्होंने जो पुरानी संसद भवन थी उसके प्रांगण में एक ग्रुप फोटोग्राफ जो के लिए वो एकत्रित हुए। यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय संसद है उसकी समृद्ध विरासत, और वर्ष 2047 यानी कि भारत जब अपने आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो तब तक जो है वो भारत की विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ साथ संसद के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुराने संसद भवन है उसका नाम बदलने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, और ये प्रस्ताव को दोस्तों स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो पुरानी संसद भवन है उस पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा जाए, संविधान सदन रखा जाए, और उनके द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को दोस्तों लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब जो पुरानी संसद भवन है उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इसको नाम बदलने के देखिए पीछे क्या था उनका, एक तरीके से क्या विचार थी, इसको जान लीजिए। तो पुराने संसद भवन का नाम बदल करके संविधान सभा रखना केवल ऐसा नहीं कि प्रतीकात्मक इशारा है या फिर मात्र ये प्रतीकात्मक रूप से, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये भारत की लोकतांत्रिक विरासत को संदर्भित करने और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक तरीके से जो भावी पीढ़ियां आएंगी उनको जो है हमारे इतिहास के बारे में बताया जाएगा, जो हमारी विरासत है लोकतांत्रिक विरासत उसके बारे में अवगत कराया जाएगा इससे, और साथ ही साथ उन्हें जो है हमारी किस तरह से पीढ़ी जो रही है, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी उनको बीती हुई पीढ़ी के बारे में जो है एक तरीके से बताएगा। और ये वही, ठीक है, जो बीती पीढ़ी या फिर जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत है पुरानी संसद भवन उसका प्रतिनिधित्व करेगा और ये आने वाली जनरेशन को दिखाई देगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने पुरानी संसद भवन का नाम जो है क्या रखने का, संविधान सदन रखने का जो है निर्णय लिया। तो ये ध्यान रखिएगा क्या नाम होगा दोस्तों, संविधान, ठीक है, सदन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा काफी बैक चले गए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि दोस्तों इंडेक्स से रिलेटेड कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण जारी किया गया है जिसमें भारत का स्थान क्या है, यहाँ पे 52 यानी कि 52वां स्थान है भारत को मिला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडेक्स सर्वेक्षण दोस्तों जारी किया गया, इसमें टोटल 121 देश थे जिसमें भारत का स्थान दोस्तों 52वां स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत ने जो है अपने जो है पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्थान का इंप्रूव किया है, क्योंकि अगर हम बात करें जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है उसका जो सर्वे पिछली बार हुआ था उसमें भारत जो है 59वें स्थान में था, और अब इस साल देखें तो 7 पायदान की छलांग लगा करके किस पे आया दोस्तों, 52वें स्थान पे आ गया है। सर्वेक्षण में देखिए 5 कारकों के आधार पर जो है देशों को रैंकिंग निर्धारित किया जाता है इस सर्वेक्षण में। और ये 5 कारक कौन से हैं ये देख लीजिए। तो इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार और ई सुरक्षा शामिल है। और इन्हीं 5 कारकों के आधार पर किसी भी देश को रैंकिंग जारी किया जाता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में सर्वेक्षण में। भारत की साल रैंकिंग की बात करें तो 92वीं है, कितने देशों में, 121वें देशों में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ, ठीक है, यहाँ पे आर्मीज है, ठीक है, आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन दोस्तों कल से शुरू होगा, जो कि 27 सितंबर तक आयोजित होगा, यानी कि 26 से लेकर के 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, ये नई दिल्ली में। तो जो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ है दोस्तों, इंडो पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं, जो एशिया और जो पैसिफिक से लगे हुए जो कंट्रीज हैं, उनके जो चीफ यानी कि जो आर्मी चीफ है उनके बीच एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा, यानी कि 26-27 तक चलेगा, और इसमें 30 हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुख जो है वो भाग लेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों पर वो चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो है सम्मेलन की मेजबानी जो किसके द्वारा की जा रही है, तो 2 देशों के द्वारा इसकी सह मेजबानी की जा रही है। किनके द्वारा, तो अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी, ठीक है, मैकानविले, और भारतीय सेना स्टाफ के जो प्रमुख जनरल हैं यानी कि मनोज पांडे, वो इस सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसकी सह मेजबानी भारत और अमेरिका के द्वारा की जा रही है।
अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न की, जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में बात करें। तो हर साल दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन 21 सितंबर को किया जाता है। इस जो अंतरराष्ट्रीय शांति जो दिवस है, इसकी स्थापना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो शांति, अहिंसा, संघर्ष समाधान के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा और साथ ही संघर्ष समाधान। अगर किसी के भी संघर्ष हो रहा है तो उसका समाधान निकालने के लिए, ठीक है, इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की थी। और इस वर्ष की थीम की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है दोस्तों 2023 की? तो शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, ये इस साल की थीम थी। इसी के साथ साथ 21 सितंबर को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो अल्जाइमर रोग है दोस्तों, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक तरीके से अपने आप में वैश्विक प्रयास है, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिवस के माध्यम से। अल्जाइमर जो बीमारी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अल्जाइमर रोग है, अल्जाइमर रोग के साथ साथ जो अन्य प्रकार के मनोभ्रंश, ठीक है, जो डेमेंशिया होता है दोस्तों, ठीक है, उससे जुड़े जो कलंक है उसको मिटाना, कि इसका उद्देश्य है। और इसी के साथ साथ हम बात करें, सितंबर माह को दोस्तों विश्व अल्जाइमर माह के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पे। और आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए जो सितंबर माह चल रहा है वो किस माह के रूप में मनाया जा रहा है? क्योंकि विश्व स्तर पर हम बात करें तो विश्व अल्जाइमर माह जो मनाया जाता है वो सितंबर माह के रूप में मनाया जाता है। अगर हम विश्व अल्जाइमर दिवस के थीम की बात करें, इस साल क्या थी? तो इस साल थीम क्या है? नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, ना ही बहुत जल्दी हुआ है ना ही बहुत लेट हुआ है, ठीक है, ये जो है इस साल का थीम है वर्ल्ड अल्जाइमर डे की। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ, और इस डिस्कशन के दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है मुझे आप उसका आंसर करेंगे। कोशिश क्या करिए दोस्तों आंसर करने का, वही मेरे लिए बहुत बड़ी जो है अप्रिसिएशन होगी और वही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। चलिए इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों आज का पहला फैक्ट है कि एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदारी और आधिकारिक एयरलाइन बनी है। तो कौन सी एयरलाइन जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदारी और आधिकारिक एयरलाइन बन गई, वो बन गई इंडिगो। उत्तर प्रदेश जिले में अशोक लेलैंड ई बस विनिर्माण इकाई स्थापित किया जाएगा। कहां पे दोस्तों? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2023 में संगीत में योगदान देने के लिए विशेष पुरस्कार जीता है दोस्तों। किसने जीता है एशियन अचीवर्स अवार्ड में? तो गायिका कनिका कपूर ने जीता है। वही सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। किसे? हेमंत विश्व शर्मा को, ठीक है। और आज का लास्ट हमारा MCQ है, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे है कि दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? वाराणसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ना सिर्फ करंट बल्कि यूपी। तो यहाँ पे देखिए हमने यूपी से संबंधित कुछ बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।